नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इयोसिनोफिलिया या इएसिनोफिलिया, जिसे अपने नाम भाषा में बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इयोसिनोफिलिया क्या होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, और उससे क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या ट्रीटमेंट इसमें देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इयोसिनोफिलिया इयोसिनोफिलिया क्या होता है? एक हेलमिंथिक पैरासाइटिक डिजीज है। हेलमिंथिक मतलब एक प्रकार के कीड़े के काटने से एक कीड़ा हमारे बॉडी में चला जाए, उसके कारण से होने वाली एक बीमारी होती है जिसे इयोसिनोफिलिया बोलते हैं। खासकर उस हेलमिंथिक पैरासाइट्स का नाम है आपका पैरासाइट्स का नाम है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, जिस पैरासाइट्स का नाम है आपका एस्कैरिस लैम्ब्रोकाइड्स। एस्कैरिस लैम्ब्रोकाइड्स एक नाम के एक पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है, इनहेल करती है हमारे बॉडी में। ये हम खाना खा लेते हैं उसके साथ में चला जाता है, ये गंदा पानी पी लेते हैं उसके साथ चला जाता है, या फीको ओरल रूट के माध्यम से चला जाता है, या हम गंदा जगह में हम लगातार रह रहे हैं वो हमारी स्किन की कट करके या छेद करके हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है। एस्कैरिस लैम्ब्रोकाइड्स नाम की एक हेलमिंथिक पैरासाइट्स होती हैं जो एक लार्वा होती है। लार्वा हमारे बॉडी में चला जाता है और वो ब्लड में सर्कुलेट होकर बॉडी के विभिन्न विभिन्न अंगों में, सभी प्रकार के अंगों में जा सकता है। वो हार्ट में जा सकता है, वो लीवर में जा सकता है, वो किडनी में जा सकता है, वो आपके फेफड़े में जा सकता है, वो आपके ब्लड में जा सकता है। ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में वो जा सकता है। अगर वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद वो लीवर में गया तो हाइड्रेटेड डिजीज होता है, फेफड़े में गया तो इयोसिनोफिलिया होता है, और आपका जो पेट में गया तो हेलमिंथिक वॉर्म के रूप में, जो पेट के कीड़े की भाषा में आप समझते हैं हेलमिंथिक वॉर्म, वो पेट के कीड़े के रूप में आपको डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें हैं हम देखते हैं जो इयोसिनोफिलिया का कारण बनता है। जिस पैरासाइट्स का नाम है हेलमिंथिक पैरासाइट्स, या जिसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में, उसे मेडिकल टर्म की भाषा में उसे एस्कैरिस लैम्ब्रोकाइड्स बोलते हैं, और साधारण भाषा में लार्वा जो होती है हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर जाए, जिसे ही इसके द्वारा इयोसिनोफिलिया होता है। अगर ये इयोसिनोफिलिया अगर फेफड़े में चला जाता है तो ब्लड में इयोसिनोफिल की जो काउंट है 0 to 8 होता है, 0 to 4 होता है, 7 की नीचे ही होता है। तो अगर ये काउंट अगर ज़्यादातर बढ़ गया तो अगर इन्फेक्शन होता है तो ये काउंट 2000 पर mm माइक्रोलीटर से भी ऊपर चला जाता है। इतना ज़्यादा उसका लेवल, इयोसिनोफिल का लेवल बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा अगर इयोसिनोफिल का लेवल अगर बढ़ जाए तो आप निश्चित तौर पे समझिए कि आपको इयोसिनोफिल हेलमिंथिक पैरासाइट्स या किसी भी प्रकार के हेलमिंथिस यानी कि वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो गया है। अगर इस तरह का इन्फेक्शन वॉर्म हो जाता है तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फेक्टेड कर सकता है। ब्रेन को इन्फेक्टेड, ब्रेन में जब चला जाता है तो वो आपके ब्रेन एंसेफेलाइटिस हो जाती है, वहाँ पे अंडे दे देता है, सीजर्स आने लग जाते हैं, झटके आने लग जाते हैं। कारण वही इयोसिनोफिलिया जो होता है हेलमिंथिक पैरासाइट्स के कारण होता है। जिस प्रकार के फाइलेरियल वार्म होता है, जो फाइलेरिया हाथी पाँव जिस प्रकार का हो जाता है उसी प्रकार का एक वार्म होता है। तो आपका एस्कैरिस लैम्ब्रोकाइड्स हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है। क्लिनिकल पिक्चर में अगर आप लक्षणों की बात करें तो ज़्यादातर केस में ये लक्षण दिखाई नहीं देते, असिम्प्टोमेटिक रहती है। मतलब बॉडी के किसी पार्ट में ये पड़ा रहता है, जब तक वो थोड़ी मात्रा में रहती है वो दिखाई नहीं देता है, हमको ऐसी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। आप सांस अगर फेफड़े में चला गया है तो सांस लेने में तकलीफ आने लग जाएगी। अब ब्रोंकस में पहुंच गया है तो अगर पेट में चला गया तो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, भूख न लगना, अजीर्ण होना, ये सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। अगर खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आने लग जाएगा, घबराहट, बेचैनी, खून की कमी, ये सारी समस्याएं उसमें होने लग जाती हैं। तो अब इसमें खासकर जो हमारे बॉडी के लिम्फ नोड्स होती हैं उस लिम्फ नोड्स में भी काफ़ी सूजन आने लग जाती है। गिल्टियों में वो सूजन बढ़ जाती है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे बॉडी के गिल्टियों में लिम्फ नोड्स में जाके वो स्टोर हो जाती हैं, जिससे लिम्फेडेनोपैथी हो जाता है। और हाई ग्रेड फीवर आने लग जाता है। अगर केस ज़्यादा पुराना हो गया है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो हाई ग्रेड फीवर आने लग जाता है।
सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम निकलता है, उसमें कुछ वॉर्म्स निकल आते हैं, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और हल्का हल्का बुखार उसको लंबे समय तक बना रह जाता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कुछ चलता फिरता कुछ काम करता है। तो सांस लेने में अगर उसकी हम जांच करते हैं तो सांस लेने में स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जब आपको जांच करता है तो उसमें क्रेपिटेशन रोंकाई की सांस मतलब सीटी जैसे साउंड एक सुनाई देती है, खासकर फेफड़ों के निचले हिस्सों में, जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे निमोनिया के केस में दिखाई देता है। जांच की बात करें तो इसमें ल्यूकोसाइट काउंट की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है, मोर देन रहती है, नॉर्मल काउंट से भी ज़्यादा। 4 to 11,000 पर क्यूबिक mm नॉर्मल काउंट होती है। इस काउंट से ज़्यादा नॉर्मल काउंट अपने को दिखाई देता है अपने आपके ल्यूकोसाइट काउंट ब्लड में। अपन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन करते हैं तो एसिनोफिल की काउंट की संख्या, यानी कि टोटल डिफरेंशियल काउंट जब हम करते हैं तो एसिनोफिल की काउंट की संख्या मोर देन 2000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर के ऊपर चला जाता है। स्पुटम एग्जामिनेशन में अपन जब करते हैं तो उसमें आपके स्कैरिस लैम्ब्रोकॉइड्स जो पैरासाइट्स होता है वो दिखाई देता है। चेस्ट एक्सरे में वो मोटिलिटी दिखा देती है, अगर वो चेस्ट एक्सरे में है, वो अपन जब एक्सरे करते हैं अगर वो वार्म है, वो कीड़ा अपने फेफड़े में घुसा है तो वो स्पष्ट दिखाई देता है कि इसके वार्म चेस्ट में है। और कुछ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, पेशेंट कितना काम कर रहा है, कितना ऑक्सीजन लेवल उसके बॉडी में जा पा रहा है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एक डाईएथिल कार्बामेजिन नाम की एक टैबलेट आती है जो 6 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। 50 to 100 मिलीग्राम पर डे के अनुसार उस पेशेंट को देते हैं। और साथ में रेजिस्टेंस केस अगर है तो उस पेशेंट को साथ में कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन, प्रेडनिसोलोन और कुछ ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन दी जाती है जो सपोर्टिव मेडिसिन का काम करती है, पेशेंट को सांस लेने में हेल्प करती है। और अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आपके डॉक्टर जब आप दिखाते हैं तो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको उसके साथ में और कौन कौन सी दवाई देनी पड़ेगी। प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशन में आपको गुड हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ साथ आपको ऐसा खाना खाना है जो गंदगी में ना हो, कच्ची चीज़ें खाने से बचना चाहिए। जो हम डायरेक्ट खेत में जाते हैं उसे आप उठा के खा लेते हैं, बिना धोए अच्छे से क्लीन किए बिना के खा लेते हैं। हम खेत में जाते हैं, कोई भी सब्ज़ी अगर लगी रहती है उसे हम निकाल के खा लेते हैं, ये प्रोसीजर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को ही वार्म का इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है और उन लोगों को वार्म का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जो गंदे जगह में रहते हैं, जैसे नाली में ज़्यादा चलते हैं, कीड़े में जहाँ कीड़े ज़्यादा पनपते हैं, नाली है, सड़ा हुआ खेत है, उन जगहों पे वार्म का इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है। तो ऐसे जगहों में जाने से और लंबे समय तक रहने से आपको बचना चाहिए। तो ये तरीके से आप अपनी बीमारी से ईओसिनोफिल या वार्म से बच सकते हैं और अपने आप को और अपने परिजनों को आप बचा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि ईओसिनोफिलिया क्या है, क्या कारण होता है, किस बैक्टीरिया पैरासाइट्स के कारण होता है और हमारे बॉडी में किस किस अंगों तक वो जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने देखा और उसको समझा, उसके लक्षण जाने और उसका जांच क्या होता है इसके बारे में जाना, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में जाना, उसका क्या बचाव कर सकते हैं ये जाना। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमेशा हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।